स्वागत है आपका अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में जो ब्रिटिशर्स और कंपनियों द्वारा जो प्रशासनिक उनका ढांचा था भारतीयों के ऊपर लगाया गया या भारतीय लोगों पे जो लगाया गया उसको आज समझेंगे। और इस वीडियो में हम पार्ट वन के तौर पे समझेंगे और पार्ट टू इसका नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप शुरुआत करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 ईस्वी। कुशासन के कारण बंगाल में वृहद स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी। ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि कंपनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। क्या थे कि भाई कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो किसमें थे? भ्रष्टाचार में लिप्त थे। क्या हुआ आगे? ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। और ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि जो कंपनी के जो लोग थे, जो नियम और कायदे से अगर चल रहे थे तो चल ही रहे थे, मगर साथ में जो अलग तौर से मतलब कि कुछ ऐसे थे जो भ्रष्टाचार रूप में अपना मतलब पैसा बना रहे थे। और वो पैसा बना के जब वो इंग्लैंड वापस जाते थे अपनी छुट्टियां मनाने या वहाँ रहने वापसी अपनी नौकरी छोड़ के, तो वहाँ के लोग उनको नवाब कहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास धन ही इतना आ गया था। क्या कहते थे? नवाब। अच्छा, आगे क्या हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट में, बल्कि मैंने शॉर्ट ही तैयार किया है, आप और शॉर्ट कर सकते हैं अगर याद करने के लिए अपने। तो भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। ठीक है। कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था। क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार ने सीधा हस्तक्षेप किया था। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और ये जो ग्रीन कलर की जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें क्या है कि कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया। सीधी बात है, कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किया था। आगे समझते हैं। कंपनी के निदेशकों से कहा गया कि कंपनी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें। सैनिक हो गया, असैनिक हो गया और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, कैसे क्या हुआ है, सारी जानकारी अब देनी पड़ेगी। आगे क्या हुआ? कंपनी की कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था। अब उसे कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया कि कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत? इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन काम करने लगे। जी बिल्कुल सही बात है, उसके अधीन काम करने लगे। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। 4 परिषद भी बनी थी इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ही। अच्छा, ये नोट करने वाली चीज़ें ध्यान देना। न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1774 में न्याय व्यवस्था के लिए वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा। क्या करेगा? अब इसको इस एक्ट के तहत अब उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा जब वो इंग्लैंड वापस लौटता है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या था पिट्स इंडिया एक्ट? यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। क्या था? ये पहला वैधानिक दस्तावेज था कि क्या होगा अब कि जितने भी कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए हुए भारतीय राज्य हैं उन पे ब्रिटिश ताज का, यानी कि अब सीधा का सीधा अंडर किसके हो गया? ब्रिटिश क्राउन के अंडर। ठीक है। और ये पहला वैधानिक दस्तावेज इसको कहा जाता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? व्यापारिक और राजनीतिक, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, जिसमें सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, की स्थापना की गई। आगे देखते हैं क्या है। अब आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्या था? यह अधिनियम 1786 का, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। समझ गए? आगे क्या है? इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। किसकी? प्रधान सेनापति की। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट क्या था? ये चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। एक चीज़ मैं बता दूं, ये सारा जितना भी मटेरियल है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वही मैंने बनाया है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। समझेंगे हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। क्या था चार्टर एक्ट 1813? इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई। पूछेगा ये कि किस चार्टर एक्ट के, यानी कौन से सन में एक चार्टर एक्ट आया जिससे अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, कंपनी सिर्फ कहाँ देख रही है? कंपनी सिर्फ चाय को देख रही है और चीन के साथ जो व्यापार है उसको देख रही है। अच्छा, भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियाँ बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। आगे समझते हैं। भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए आवंटित किया गया। 1 लाख रुपए खर्च करने का आवंटित किया किस चार्टर अधिनियम के द्वारा? यह था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। समझेंगे। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। नोट करिएगा, क्या किया इसने? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का क्या बन गया? वो गवर्नर जनरल बन गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। ठीक है, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। समझिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधित हो गया। देखिए, इससे पहले वाले में क्या था कि भाई कंपनी सिर्फ चाय का व्यापार और सिर्फ चीन के साथ कर सकती थी, मगर यहाँ क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नोट करिएगा ना, नोट कर लीजिए। इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए, यानी कि इस अधिनियम से पहले, किससे? 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इससे पहले क्या किया गया कि इससे पहले बनाए गए नियामक कानून, इससे पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को अब अधिनियम यानी एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? एक्ट कहा गया।
इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। पूछेगा ये एग्ज़ाम में अगर बनता है क्वेश्चन तो। चलिए आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।